हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं बीएसएससी यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो साइंस के अंतर्गत जो भी पूछे गए हैं उसको हम लोग कर रहे हैं। और आज है हम लोगों का साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में टोटल 4 प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रैक्टिस सेट का हम लोग क्या किए हैं, साइंस का कवर किए हैं पार्ट 1 में। और इसका टोटल पार्ट कितना आएगा, तो टोटल 3 पार्ट में इसको कवर किया जाएगा। तो पार्ट 1 हम लोग क्या किए हैं, कवर कर चुके हैं। आज है पार्ट 2। अब पार्ट 2 में टोटल 5 प्रैक्टिस सेट को देखेंगे दोस्तों, ठीक है। टोटल 5 को करेंगे और पार्ट 3 में जो भी प्रैक्टिस सेट बच जाएगा उसको सभी को एक साथ कर लिया जाएगा। तो टोटल इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि टोटल 13 वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं साइंस के अंतर्गत वो सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आप बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे आप इंटर स्तरीय कर रहे हैं चाहे ग्रेजुएशन स्तरीय कर रहे हैं, क्योंकि इसको देखने से आपको ये पता चलेगा कि आखिर साइंस के कौन सा वो पोर्शन है जो जहाँ से आपका क्वेश्चन जो है मेजर पूछा जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको तैयारी को और भी धार देने में क्या होगा, सहायता मिलेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपको दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, आयरन सल्फेट को कहा जाता है। आयरन सल्फेट की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको हम लिखते हैं FeS2 लिखते हैं, ठीक है। और गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड का जो सिंबल होता है दोस्तों क्या होता है, AU होता है, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 79 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है दोस्तों, अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक फल का उदाहरण है। तो वास्तविक फल का जो उदाहरण है दोस्तों वो कौन है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो आपका आम है वो क्या है, वास्तविक फल का उदाहरण है। इस तरीके से आम के जगह पे अगर आप तरबूज, नींबू, कीवी की अगर बात करें तो ये सभी के सभी क्या है, वास्तविक फल है। असत्य फल कहेगा दोस्तों, कभी कभी आपसे फॉल्स फ्रूट पूछा जाता है कि कौन है जो एक असत्य फल है। तो काजू, सेब, नाशपाती, ककड़ी ये सभी क्या है, तो असत्य फल के उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है। तो कौन है जो एक संक्रामक रोग है दोस्तों, तो संक्रामक रोग के अंतर्गत जो आता है वो कौन आता है, काला जार होता है, ठीक है। कौन होता है, काला जार होता है। और ये एक तरह से अगर देखा जाए तो काला जार जो है दोस्तों विषाणु के कारण होने वाला बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि धनुष मिसाइल प्रहार करता है, यानी कि धनुष जो मिसाइल है दोस्तों वो किस प्रकार प्रहार करता है। तो धनुष का जो प्रहार होता है वो सतह से सतह पर होता है। किससे कहाँ से कहाँ तक, तो सतह से सतह पर जो है इसका वार होता है, ठीक है। सतह से सतह पर ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है। यानी कि जब हम लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो क्या होता है कि नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे वायुमंडलीय दाब जो होता है बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि नाक से ब्लड निकलने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है, ठीक है। अब वायुमंडलीय दाब का जो मेजरमेंट किया जाता है दोस्तों वो किससे किया जाता है, तो बैरोमीटर से किया जाता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है। तो मिशन इंद्रधनुष है दोस्तों, उसका उद्देश्य क्या है, तो मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है आपका क्या, टीकाकरण, ठीक है। यानी कि बच्चे और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करना ही क्या है, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किया गया है दोस्तों वो किसके द्वारा, तो ऑल्टमैन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, तो ऑल्टमैन के द्वारा किया गया है। और इसका जो नामकरण करने का काम किया है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है। तो सी बिंडा के द्वारा क्या किया गया है, इसका नाम दिया गया है। किसके द्वारा, तो सी बिंडा के द्वारा नामकरण इसका किया गया है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही होगा कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी माइटोकॉन्ड्रिया के कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एस्पेरगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है, ठीक है। एस्पेरगिलस का निर्माण जो है किसके निर्माण में किया जाता है,
एस्पेरगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके निर्माण में दोस्तों? तो अल्कोहल के निर्माण में इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है? तो पनडुब्बियों में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो पनडुब्बियों में पेरियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है? तो मिसाइल का जो ध्वनि वेग होता है दोस्तों वो कितना होता है? तो 180 से 190 डेसिबल तक होता है। ठीक है, और डेसिबल क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई होता है। अब मनुष्य की अगर हम बात करें दोस्तों तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य सुन सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम श्रव्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? श्रव्य तरंग, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों कि एक होता है ये तो श्रव्य ध्वनि होता है जिसको मनुष्य के द्वारा क्या सुना जा सकता है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3 तरह की ध्वनि होती है। एक तो होता है श्रव्य जिसको सुना जा सकता है मनुष्य के द्वारा, एक होता है 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होता है जिसको हम कहते हैं अबश्रव। ठीक है, अबश्रव होता है जिसको मनुष्य के कानों क्या कर सकता है? नहीं सुन सकता है। एक होता है पाराश्रव्य जिसमें क्या होता है 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है उसकी प्रतिध्वनि जो होती है ज़्यादा होती है, अधिक होती है। ध्वनि तरंग क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, तो ये भी मनुष्य के द्वारा सुना नहीं जा सकता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पाराश्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस जो होता है दोस्तों उसकी अगर मुख्य अवयव की बात करें तो मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। यहाँ से इससे संबंधित अगर आज प्राकृतिक गैस से संबंधित पूछा है तो हो सकता है अगले एग्जाम में आपसे पूछे कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो ध्यान रखना है कि एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो ब्यूटेन होता है। सीएनजी का मुख्य घटक पूछे तो मीथेन होता है, बायोगैस का पूछे तो मीथेन होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक आपसे पूछ रहा है। तो विद्युत का जो कुचालक होता है दोस्तों वो हीरा जो है विद्युत का क्या है? कुचालक है। ठीक है, क्योंकि हीरा जो है ये धातु नहीं है। हीरा एक तरह से देखा जाए तो ये कार्बन का क्या है? एलोट्रोप्स है, यानी कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न और भी बन सकता है हीरा से संबंधित कि हीरा में जो चमक होता है वो किसके कारण होता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है जिसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स जो है दोस्तों उसका एसआई मान क्या होता है? तो उसका वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या होता है? वेबर होता है। यहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिर चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है? वेबर। वही अगर चुंबकीय क्षेत्र का अगर पूछे तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है। टेस्ला किसका होता है? चुंबकीय क्षेत्र का। और चुंबकीय फ्लक्स का कितना क्या होता है? तो वेबर होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे गॉस दिया हुआ है। तो गॉस किसका यूनिट है? तो चुंबकीय प्रेरण की अगर आपसे अगर पूछे चुंबकीय प्रेरण की जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होता है? गॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बोरेक्स किसका अयस्क है? तो बोरेक्स किसका अयस्क है दोस्तों? यानी कि बोरेक्स जो है किसका ओर है? तो सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का ओर क्या होता है? बोरेक्स होता है। ठीक है, सोडियम का क्या होता है? बोरेक्स होता है। अगर हम पोटेशियम की बात करें दोस्तों तो पोटेशियम का जो ओर होता है यानी अयस्क है वो कार्नेलाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम का तो बॉक्साइट आपको पता ही होगा। टिन का अयस्क को हम क्या कहते हैं? कैसेटेराइट कहते हैं। टिन को क्या कहते हैं? टिन का कैसेटेराइट हो गया। पोटेशियम का तो अभी आपको बता ही दिए कि कार्नेलाइट कहते हैं। बोरेक्स हो गया किसका? सोडियम का। ठीक है, सभी को ध्यान रखना है। सीसा का अयस्क को हम कहते हैं गैलेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक विलयन का उदाहरण है? तो कौन है जो वास्तविक विलयन का उदाहरण है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है जल में चीनी को घुलना। ये क्या है? वास्तविक विलयन का क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो अगर प्रथम सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे दोस्तों तब तो क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछता कि मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों? तो यकृत है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय है। ठीक है, और यकृत से क्या होता है? पीत रस का स्राव होता है। ठीक है, और इसका पीत रस का लेकिन
स्राव कहाँ से होता है पीतरस का? तो यकृत से। लेकिन पीतरस का भंडारण कहाँ होता है? तो पीतरस का भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। और पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि संक्रमण रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? तो संक्रमण रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली जो कोशिका होती है दोस्तों, उसका नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट है। क्या है? ल्यूकोसाइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए कह रहा है कि अमलगम किस धातु का अयस्क है? अमलगम है जो दोस्तों, वो किस धातु का अयस्क है? तो अमलगम की अगर हम बात करें तो ये है हमारा पारा का। किसका होता है? अमलगम जो होता है पारा का, यानी कि Hg का क्या है? ये अयस्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पारा का एक और भी जो है जो बार बार पूछा जाता है दोस्तों, पारा का एक और अयस्क है जिसको हम कहते हैं सिनेबार। ठीक है, सिनेबार होता है। सिनेबार भी क्या है दोस्तों? पारा का ही अयस्क है, जिससे क्या बनाते हैं? तो हम सिंदूर का फॉर्मूला जो है सिंदूर बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोलिफ्ट किस पर आधारित है? तो कह रहा है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है दोस्तों, ये पास्कल के नियम पर आधारित है। किस पे है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पास्कल के नियम पर आधारित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक मशीन हो गया, यानी जितने भी वैसे मशीन है जिसमें हाइड्रोलिक लगा हुआ है, वो सारे के सारे पास्कल के नियम पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। ठीक है। पास्कल की अगर हम बात करें दोस्तों, पास्कल जो होता है वो दबाव की ऐसाई व्युत्पन्न इकाई है, यानी कि डेराइव्ड यूनिट है। ठीक है। एक बार की अगर हम बात करें तो एक बार इक्वल टू क्या होता है? एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, 10 के पावर 5 पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे है कि दाम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दाम्फा जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों, वो कहाँ देखने को मिलता है? तो दाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में देखने को मिलता है। इसी के नाम से मिलता जुलता कि अगर हम बात करें तो एक होता है नामदफा। नामदफा जो है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा कहाँ है? तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन दाम्फा कहाँ है? तो मिजोरम में है। और यहाँ से संबंधित एक और बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई है? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ है। कब हुआ है? 1973 में हुआ है। ठीक है। एक होता है केबुल लमजाओ। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मणिपुर में है। कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में है। और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी इसके नाम से भी ये बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है पानी का पीएच मान क्या होता है? तो देखिए पानी का जो पीएच मान होता है दोस्तों, पानी जो है एक क्या है? एक उदासीन है। ठीक है। उदासीन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो पानी में ना तो कोई स्वाद होता है, न ही इसका कोई रंग होता है। इसी के कारण हम इसको कहते हैं कि पानी जो है कि क्या है? एक उदासीन है। ठीक है, उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि न तो इसका कोई अपना रंग होता है और न ही इसमें कोई स्वाद होता है। तो इसका जो पीएच मान होता है दोस्तों पानी का, वो क्या होता है? 7 होता है। अगर हम पीएच स्केल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बीच में जो होता है वो क्या होता है? 7 होता है। और 7 को माना जाता है उदासीन। अगर इसके इस तरफ अगर आते हैं तो क्या होता है? पीएच मान घटते जाता है और ये जो है एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। और जैसे ही आगे हम बढ़ते जाते हैं तो ये 14 तक होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो ये 7 से अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो वो सीधे सीधे क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर जो है बढ़ते जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्षारीय गुण बढ़ेगा और इधर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 0 जिसका होगा पीएच वैल्यू, वो सबसे ज़्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। एसिडिक कैरेक्टर उसमें सबसे ज़्यादा अधिक होगा। और जिसका 14 वैल्यू होगा उसमें क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अधिक होगा, यानी वो क्षारीय गुण ज़्यादा रखेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पे देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं इसको आप बना सकते हैं। तो कमेंट करके आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? श्वसन क्रिया के दौरान वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17%। कितना होता है ऑक्सीजन का? 17%। अगर हम बात करें दोस्तों कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है नाइट्रोजन, जो कि 78.707% पाया जाता है। और दूसरे नंबर पे देखें तो ऑक्सीजन होता है, जो कि 21% पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए कह रहा है कि लुकिंग ग्लास
बना होता है। तो लुकिंग ग्लास जो बना होता है दोस्तों वो किसका बना होता है? तो लुकिंग ग्लास की अगर बात करें तो ये समतल दर्पण का बना हुआ होता है। ठीक है, लुकिंग ग्लास किसका बना हुआ होता है? समतल दर्पण का बना हुआ होता है। और आंखों में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? आंखों में लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। गाड़ी में साइड मिरर के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। अगर हमें हेडलाइट का यूज़ करना है तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज होता है, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का यूज होता है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज होता है, डॉक्टर्स के द्वारा जो यूज़ किया जाता है वो भी अवतल दर्पण ही यूज़ किया जाता है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किससे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है? तो वृक्षीय मेढक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो ये हाइला को वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसे जाना जाता है? तो हाइला को वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में कौन इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो नाभिकीय रिएक्टर में हीलियम को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में हाइड्रोजन परमाणु को क्या किया जाता है? हीलियम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे कुछ प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि नाभिकीय रिएक्टर में प्रशीतक के रूप में किसको इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान रखना है, प्रशीतक के रूप में आपको सोडियम और पोटेशियम का इस्तेमाल किया जाता है। मंदक के रूप में पूछे तो ड्यूटियो यानी भारी जल और ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में बोरॉन और कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किसका? बोरॉन और कैडमियम का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? नियंत्रक के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कह रहा है कि गन्ने में रेड रॉट बीमारी होने का क्या कारण है? तो गन्ने में जो रेड रॉट बीमारी यानी गन्ने का जो लाल सड़न रोग होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है? तो वो होता है कवक के कारण। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। धान में कहेगा खैरा रोग होता है। धान में कौन सा रोग होता है? खैरा रोग होता है। आलू में अंगमारी रोग होता है। ठीक है, ये सभी के सभी किसके कारण होते हैं दोस्तों? आँख में ट्रैकोमा हो जाता है। सोयाबीन, उड़द, मूंग में क्या होता है? मोजाइक रोग हो जाता है। मूंगफली में टिक्का रोग होता है। तो ये सभी जो है ये सभी जो है कौन सा रोग है और किससे संबंधित है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दोस्तों कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को किया जाता है। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का किया जाता है। खाने वाले सोडा के रूप में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का ही उपयोग किया जाता है। और धोने वाले सोडा के रूप में कहेगा तो सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला सोडा हो या बेकिंग पाउडर हो दोनों में कि सोडियम बाइकार्बोनेट का। नमक में तो आपको पता ही होगा कि सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि वायु प्रदूषक का सूचक कौन सा है? तो वायु प्रदूषक का सूचक क्या है दोस्तों? काई है या लाइकेन है? और यहाँ से एक बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का बहुत ज़्यादा मतलब कि अगर हवा में SO2 का मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक है तो उस क्षेत्र में आप देखिएगा कि ना तो वहाँ पे कोई काई होगा ना ही लाइकेन मौजूद रहता है, केवल और केवल हरा हरा आपको शैवाल दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं। तो बादल के कण जो है दोस्तों आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं। तो वो कैसे आते हैं? तो हवा में श्यानता के कारण आते हैं। हवा में श्यानता के कारण क्या होते हैं? तो आते हैं। ठीक है, और बादल में आकाश जो है तैरते हैं किसके कारण? तो घनत्व कम होने के कारण ऐसा होता है। कहेगा कि वर्षा की बूंदें गोल होती है। तो वर्षा की बूंदें जो होती है गोल किसके कारण दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण होता है वो धूल कण के कारण होता है। किसके कारण? तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण जो होता है वो धूल कण के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हेलिकोबैक्टर, यहाँ पे क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये क्या है? पेप्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो ये जो है एक प्रकार का जीवाणु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी है? तो अनुदैर्ध्य तरंगे की अगर हम बात करें दोस्तों तो अनुदैर्ध्य तरंगे जो है भूकंप तरंगे क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस कारण समुद्र नीला दिखाई पड़ता है? तो समुद्र जो है नीला दिखाई पड़ता है किसके कारण दिखाई पड़ता है दोस्तों? तो अगर हम बात करें दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र जो है नीला दिखाई पड़ता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेटल ऑफ होप किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मेटल ऑफ होप की अगर हम बात करें तो मेटल ऑफ होप जो कहा जाता है वो यूरेनियम को कहा जाता है। ठीक है, मेटल ऑफ होप यानी भविष्य का धातु कहें, इसको कहा जाता है। और देखिए यूरेनियम का कुछ प्रमुख अयस्क हैं दोस्तों जो आपसे पूछा जाता है, जैसे कहेगा कि पिंच ब्लेड, ठीक है, थोरीनाइट, थोरियानाइट, ये सभी किसका अयस्क है दोस्तों, तो ये यूरेनियम का अयस्क है। भविष्य का ईंधन के रूप में कौन जाना जाता है, तो हाइड्रोजन। रणनीतिक धातु कौन कहा जाता है, तो टाइटेनियम। रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है, तो टाइटेनियम। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन। ठीक है, और होप ऑफ मेटल किसे कहा जाता है, मेटल ऑफ होप, तो यूरेनियम। ठीक है, भविष्य का धातु तो यूरेनियम। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, देखिए ये जो है एग्जाम है दोस्तों, आपको ज़्यादातर फैक्ट ही पूछा जाता है, तो ये सभी फैक्ट को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ये कहें तो प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है, बताइए। प्रकाश की जो गति होती है दोस्तों अधिकतम आपको जो जल में देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिया हुआ है तारपीन का तेल, नायलॉन, कांच और जल। तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी, अधिकतम देखने को मिलेगी। ठीक है, जल में अगर हम बात करें दोस्तों तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हवा में अगर बात करेंगे तो हवा में कितना होता है, 3.10⁸ होता है। कांच में देखिएगा तो 2 इंटू 10⁸ होता है, 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो अधिकतम आपसे पूछ रहा है तो जल में क्या होगा, अधिकतम आपका प्रकाश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। तो विद्युत अलार्म में जो मुख्यतः सेल का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो वोल्टिक सेल का प्रयोग होता है। किसका होता है, वोल्टिक सेल का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों कह रहा है कि प्लाज्मा का मुख्य तत्व है। तो प्लाज्मा का जो मुख्य तत्व देखने को मिलता है वो क्या है, जल है। प्लाज्मा का मुख्य तत्व क्या है दोस्तों, तो जल है। ठीक है, 55% जो है इसमें क्या होता है, तो लगभग 55% जो है यहाँ पे अगर आप बात करें तो प्लाज्मा जो होता है दोस्तों एक पीले रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जो लगभग 55% रक्त का निर्माण करता है। ठीक है, और प्लाज्मा में अगर 90 से 92% क्या होता है, 90 से 92% जो होता है जल होता है प्लाज्मा में। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि फिर से पुनः हम उसी किसी प्रोसेस के द्वारा हम क्या करें, जो पहले से मौजूद था फिर से हम उसी अवस्था में उसको ला दें। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें कौन है, जैसे स्प्रिंग का विस्तार है। जैसे कि एक बार स्प्रिंग को आप खींचिएगा और फिर से छोड़ेगा तो फिर से वो वही अपने अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ जो स्प्रिंग का विस्तार है दोस्तों ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, जीवाणु का। चाय और कॉफ़ी का जो मुख्यतः प्रमुख जो सक्रिय घटक होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैफीन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि तारपीन का तेल निकाला जाता है। तो तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है दोस्तों, तो तारपीन का जो तेल निकाला जाता है वो चीड़ से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, चीड़ के पौधा से निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तारपीन का तेल एक पाइनस से भी निकाला जाता है। अगर ऑप्शन पाइनस रहता है दोस्तों तो वो भी सही होता। ठीक है, तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। कह रहा है देखिए ये सब तो मैथ का है, कह रहा है कि कौन सा प्रकंद का उदाहरण है। ठीक है, तो कौन जो है वो प्रकंद का उदाहरण है। तो सबसे पहले समझना है कि आखिर प्रकंद होता क्या है। तो मिट्टी, ठीक है, मिट्टी की सतह पर या फिर मिट्टी के नीचे, ठीक है, जो हम देखते हैं जो होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, नीचे पाया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकंद हम उसको कहेंगे दोस्तों जो या तो मिट्टी के सतह पर या मिट्टी के नीचे पाया जाता है, उसको हम प्रकंद कहते हैं। तो यहाँ पे अदरक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो अदरक जो है क्या है, प्रकंद का ही उदाहरण है। ठीक है, अदरक किसका उदाहरण है, तो प्रकंद का उदाहरण है। आलू जो है दोस्तों, आलू की अगर हम बात करें तो आलू कंद का उदाहरण है। लहसुन प्याज की बात करें तो वो सल कंद का उदाहरण है। ठीक है, लहसुन प्याज किसका है, सल कंद का। जमी कंद जो यहाँ पे दिया गया है वो घन कंद का उदाहरण है। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। कह रहा है कि सोल्डर किसका अयस्क का मिश्रण है, किस अयस्क का मिश्रण है। कहने का मतलब है कि सोल्डर किन दो अयस्कों को मिलाने से प्राप्त होता है। तो सोल्डर की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप एक टीन को मिला दीजिए और दूसरा आप लीड को मिला दीजिए, यानी कि शीशा को मिला दीजिए, सॉरी पीबी होता है, यानी एसएन को मिला दीजिए और साथ में पीबी को, लीड को मिला दीजिए, तो आपको क्या बन जाएगा, सोल्डर बन जाएगा। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में है, टीन और शीशा। टीन और शीशा आपको क्या हो जाएगा, सोल्डर का निर्माण करेगा।
संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो संपूर्ण जो मानव शरीर होता है दोस्तों, उसमें अगर आप देखिएगा कि 206 हड्डी होती है। कितना होता है? 206 हड्डी होती है। लेकिन जन्म के समय मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 300 होती है। तो ये सभी आपसे पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान मछलियों के अध्ययन से संबंधित है, उसी प्रकार से जरा विज्ञान किससे संबंधित है? तो जरा विज्ञान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उम्र वृद्धि का अध्ययन किया जाता है जरा विज्ञान में। किसका अध्ययन? तो उम्र वृद्धि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दूध का उदाहरण है। तो दूध जो है दोस्तों एक पायस है। तो पायस कहते किसको हैं? देखिए, कोलाइडी की अगर हम बात करें तो ये दो तरह का होता है। एक होता है पायस और दूसरा क्या होता है दोस्तों? एक तो होता है पायस और दूसरा क्या होता है बताइए? दूसरा होता है जेल। तो द्रव्य और द्रव्य को मिलाएंगे, ठीक है। द्रव्य को द्रव्य के साथ अगर हम मिलाते हैं दोस्तों, तब तो इसको हम कहते हैं कि ये पायस का निर्माण करेगा। लेकिन वही ठोस के साथ अगर द्रव्य को मिलाते हैं, ठोस के साथ अगर द्रव्य को मिलाते हैं दोस्तों, तो ये जो होता है जेली का निर्माण करता है, ठीक है। जेली का निर्माण करता है। तो दो तरह का हम देखें, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूध जो है ये पायस का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है दोस्तों, वो 0.03 होता है। कितना होता है? 0.03% होता है। देखिए, ऑप्शन हमेशा धीरे धीरे ही दिया है कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो ध्यान रखना है 0.03% जो होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होता है? तो 78%। ये तो आपको पता ही होगा। ऑक्सीजन का कहेगा तो 21%, ठीक है। आर्गन का कहेगा तो 0.93% होता है। आर्गन का कितना होता है? 0.93%। तो ये सभी बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि आज आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा, हो सकता है आपसे आर्गन का पूछ ले, नाइट्रोजन का पूछे, ऑक्सीजन का पूछे। तो इन सभी बातों के लिए तैयार रहना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि 5, ये सभी तो क्या है, हाँ यहाँ पे देखिए मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो मानव शरीर जोड़ा पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे जोड़ा कितना हो जाएगा? तो 23 जोड़ा हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ा नहीं रहता, गुणसूत्र कितना पाया जाता है, तब आपका आंसर 46 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है एक पतली सुई जल में तैर सकती है, क्यों? एक पतली सुई जो है वो जेल में तैर सकती है। वो क्यों तैर सकती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैर सकती है। इस बात को ध्यान रखना है। पृष्ठ तनाव की अगर इकाई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो न्यूटन पर मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर उसका इकाई होता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है। तो मोटर कार की जो हेडलाइट में प्रयोग करते हैं दोस्तों, वो अभी हम कुछ देर पहले ही बताए हैं कि अवतल दर्पण का होता है, और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर्स वगैरह जो यूज़ करते हैं वो अवतल दर्पण का ही यूज़ करते हैं। सर्च लाइट हो गया या टॉर्च वगैरह में किसका होता है? अवतल दर्पण का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? तो वनस्पति जो घी बनाया जाता है दोस्तों, उसके उत्पादन में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? हाइड्रोजन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन भी किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को ही कहा जाता है, ठीक है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य क्या संबंध है? ठीक है, तो इसके मध्य जो संबंध है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा क्या? v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? √1/ρ का, ठीक है। तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बैगनी प्रकाश के लैम्बडा का परास नैनोमीटर में कितना है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो इसका परास है वो कितना है दोस्तों? वो है आपका कितना? 400 से 425 तक है, ठीक है। कितना है? 400 से 425 तक आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी होता है? तो रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसमें हम प्रकाशिकीय तंतुओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? तो प्रकाशिकीय तंतु का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबी रात होता है दोस्तों वो कब होता है? तो वो होता है 22 दिसंबर को। क्या होता है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य एफ बल जो है एफ है, उनके मध्य दूरी जो है क्या है? आर है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वो होगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए कौन सा सत्य है। ठीक है, उनके चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए कौन सा सत्य है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है सुग्राह्यता के लिए यह सत्य क्या है, अधिक होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो, जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, जब प्रकाश जो है दूसरे माध्यम में अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि दो संख्याएं हैं। ठीक है, ये तो मैथ का क्वेश्चन है। देखिए, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है दोस्तों, तो जलीय अपघटन पर आपको देखने को मिलता है क्या, बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल। क्या मिलता है, बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मात्रा UT+T चिन्हों का समान अर्थ का आयाम है। तो चिन्हों का जो समान अर्थ का जो आयाम है दोस्तों वो क्या है, LT है। क्या है, LT है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्लासिक भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है। तो क्लासिक भौतिकी के नियम जो है किन कणों पर आधारित होते हैं, जिन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार क्या है। तो इसका आकार की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप देखिएगा कि 10⁻⁻8 मीटर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है उसमें जो है फ्रिक्शन फोर्स किसके अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है अगर हम बात करें तो स्थैतिक घर्षण लगेगा, दूसरा में गतिज और तीसरा में रोलिंग लगेगा। ठीक है, तो स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण और रोलिंग घर्षण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कह रहा है कि एच बम इस पर आधारित है। एच बम का मतलब हुआ हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों किस पे आधारित है। तो हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करें तो ये जो है दोस्तों आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, हाइड्रोजन बम की बात करें दोस्तों तो ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पे आपसे परमाणु बम अगर पूछे तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। परमाणु बम किस पे आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पर। एक क्वेश्चन आपका छूट गया है दोस्तों यहाँ पे 77। हाँ देखिए 77 नंबर में भी क्या है, साइंस का ही क्वेश्चन है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आपको फिर से करवा दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने पर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगाना है कि C/5 = F-32 और अपॉन में क्या, अपॉन में 9 रखना है। ठीक है, तो F के जगह पे आपको 5 डिग्री फ़ारेनहाइट पुट करेंगे तो आपको आपका जो आ जाएगा आंसर वो आएगा C/5 = -27/9 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप सोल्व करिएगा तो C = माइनस का 15 डिग्री आ जाएगा, आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा आंसर, -15 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ओवरऑल आपको फार्मूला क्या यूज़ करना है, तो C/5 देखिए फार्मूला आपका क्या यूज़ करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे C माइनस का क्या, C/5 = F-32 और बटा में आपको 9 यूज़ करना है। F के जगह पे जो फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया गया है उसको आप रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, ये तो हम लोग क्या किए थे, कर लिए था हाइड्रोजन में। कह रहा है कि CO2 में 1 मोल में होते हैं। तो CO2 में जो 1 मोल में परमाणु होते हैं दोस्तों वो कितना परमाणु होता है, तो वो होता है 6 × 10⁻23 कूलम परमाणु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 86 का है दोस्तों। तो 86 में आप देखेंगे कि इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा Kc = Kp। क्या होगा, Kc = Kp। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। तो चक्रण क्वांटम संख्या है दोस्तों उसकी अगर हम मान की बात करें तो टोटल 2 मान संभव है। कितने मान संभव है दोस्तों, तो 2 मान संभव है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, तो केवल 2 मान संभव है। कह रहा है यह एक प्रोटीन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन है जो एक प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा कि लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये एक प्रोटीन नहीं है। ठीक है, ये एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है जो शरीर को प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदान करती है। ठीक है,
तो ये हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह आयरन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो कौन है जो आयरन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? तो प्लाज्मा में जो उपस्थित नहीं होता है दोस्तों उसको हम Cu++ कहेंगे। ठीक है, क्या है ये लिखा हुआ Cu++ है। ठीक है, ये प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। तो किसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है दोस्तों? तो यूग्लिना की अगर हम बात करें तो यूग्लिना की जो पोषण विधि है वो क्या है? होलोफाइटिक है। अमीबा की अगर पोषण विधि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तो याद रखना है कि इसको हेट्रोट्रोपिक कहते हैं। इसका पोषण विधि क्या है दोस्तों? तो हेट्रोट्रोपिक है। क्या है? हेट्रोट्रोपिक है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। किसका? अमीबा का। यूग्लिना को तो आपको पता ही है कि होलोफाइटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यक स्टेरॉइड्स स्रावित करता है। यक स्टेरॉइड्स जो स्रावित करता है दोस्तों वो किसका करता है? तो वो करता है अग्नाशयी में से स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो कौन करता है दोस्तों? तो ऊर्जा का जो उत्पादन करता है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विषाणुओं में होता है। तो विषाणुओं में क्या होता है बताइए? तो विषाणुओं में जो होता है दोस्तों वो या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। विषाणु में क्या होगा? या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। ठीक है, केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है। तो एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार का परास जो होता है दोस्तों वो 10 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो क्या होगा? MCl2 होगा। क्लोराइड का जो सूत्र होगा दोस्तों वो क्या होगा? MCl2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसमें sp3 संकलित कार्बन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसमें लग रहा है? तो आप देखेंगे कि CH के साथ डबल बॉन्ड CH के साथ होगा। इसमें क्या हो रहा है? sp जो है संकलित हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? कह रहा है कि सिद्धांत डेल्टा P और डेल्टा X इज ग्रेटर इक्वल टू H/4π जो है, ठीक है, वो क्या है? तो ये जो है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के लिए ये दिया गया है। ठीक है, किसके दिया गया है दोस्तों? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के लिए दिया गया है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि दोनों जनक का रुधिर यानी माता और पिता दोनों का रुधिर जो है वर्ग AB हो तो उनके बच्चों में संभावित रुधिर वर्ग हो सकते हैं। तो देखिए, अगर माता और पिता दोनों का जो ब्लड ग्रुप है अगर AB रहेगा दोस्तों तो बच्चों में जो ब्लड ग्रुप आएगा वो क्या आएगा? तो वो या तो A आएगा या तो B आएगा या तो AB आएगा। ठीक है, तो A, B या AB ये तीनों में से कोई ब्लड ग्रुप उसके संतान में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या ये यहाँ से देखिए अगर ये प्रश्न आज आपसे पूछा है तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि यदि दोनों जनक का यानी कि दोनों माता पिता का रुधिर वर्ग अगर O है तो उनके बच्चों में जो संभावित रुधिर वर्ग होंगे वो भी O ही होंगे। ठीक है, O अगर माता पिता का है तो उसके बच्चों में भी O होगा। लेकिन अगर दोनों माता पिता का रुधिर वर्ग A है तो उनके बच्चों में से जो संभावित गुण होगा जो ब्लड होगा वो A या O होगा। जब A है तो क्या होगा? A या O होगा। ठीक है, AB के लिए तो देख ही लिए A, B और AB तीनों हो जाएगा। O है तो O का सिर्फ O ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि C6H14 के कितनी अचक्रीय श्रृंखला साम्यावी संभव है। ठीक है, तो कितने श्रृंखला साम्यावी संभव है दोस्तों? तो टोटल 5 जो है संभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों कह रहा है भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी। तो भूख लगने पर सर्वप्रथम कोई भी व्यक्ति है जो किसका उपयोग करता है? तो अपनी ग्लाइकोजेन को उपयोग करता है। ठीक है, किसका उपयोग करता है? तो ग्लाइकोजेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत जो है सागरों से ढका हुआ है। तो पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है दोस्तों? तो 70% जो है सागरों से क्या है? ढका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्तों कि बीकर मूलतः होते हैं।
बिक्कर जो मूलतः होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए। तो कह रहा है कि मायोपिया के जो रोगी होते हैं दोस्तों, इनके निवारण के लिए क्या चाहिए, तो इनके निवारण के लिए अवतल लेंस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को, तो जमुना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि देखिए कह रहा है अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन प्रसिद्ध है दोस्तों, तो मधुमक्खी जो है दोस्तों अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है दोस्तों वो कितने, 5 प्रकार की होती है। ठीक है, लसिका इसमें उपस्थित होती है। तो लसिका किस में उपस्थित होती है दोस्तों, तो लसिका जो होती है संवहन ऊतक में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। तो पीलिया रोग होने से किसकी मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, तो इसमें अगर आप देखिएगा तो बिलिरुबिन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों वो दूरी का इकाई है। किसका इकाई है, दूरी का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो अभी हम कुछ देर पहले देखें दोस्तों कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा था, तो अग्नाशय वहाँ पे आंसर था। तो यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों, यकृत है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता जो नापी जाती है दोस्तों वो किससे, तो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में है। तो प्लांक नियतांक का जो मान है दोस्तों वो जूल सेकंड में क्या है, तो 6.63 × 10⁻⁻34 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो हल्दी जो है दोस्तों पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये तना से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह सैग्यूबोरस होते हैं। तो सैग्यूबोरस कौन होते हैं दोस्तों, तो सैग्यूबोरस की अगर हम बात करें तो मच्छर जो होता है वो सैग्यूबोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। तो कौन सा ग्रह है दोस्तों जिसके वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में आपको हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है, तो वो है आपका शनि ग्रह। ठीक है, शनि ग्रह पे आप देखिएगा तो वायुमंडल में क्या होता है कि प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2 तारे के क्रमशः जो है इतना मीटर में तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इनके तापमानों का अनुपात जो होगा वो कितना होगा। तो आप देखिएगा कि इसका जो तापमान का अनुपात होगा दोस्तों वो 4/3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह विटामिन टोकोफेरोल कहलाता है। तो कौन सा विटामिन है दोस्तों जिसको हम टोकोफेरोल कहते हैं, तो टोकोफेरोल विटामिन ई को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नायलॉन में एक लकों के मध्य इस प्रकार बंद होता है। तो एक लकों के जो मध्य होता है बंध वो किस प्रकार का होता है दोस्तों, वो होता है एमाइड प्रकार का जो बंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो ये H2SO4 के निर्माण में संपर्क विधि का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो भारी जल का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी इसको क्या कहा जाते हैं, D2O कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए LCM लेना है, ये आप तो बना ही लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे देख लीजिए जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर की अगर हम बात करें दोस्तों तो जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर में निकिल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर में निकिल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि NaCl में यह बंध है। NaCl में कैसा बंध है दोस्तों, तो NaCl की अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा आयनिक बंध। ठीक है, क्योंकि Na पे देखिएगा तो प्लस होता है, Cl पे क्या होता है, माइनस। तो यहाँ से क्या होता है, आयनिक बंध देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कह रहे हैं कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। तो अभी कुछ देर पहले आप डिस्कशन में बताए थे दोस्तों कि क्वांटम जो संख्याएं होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और कि निम्नलिखित में से कौन जो है पुरातत्वीय लकड़ियों की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है। तो आयु को निर्धारण करने में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो होता है क्या, U14 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्यूरी ताप का संबंध है।
तो क्यूरी ताप का संबंध किससे है दोस्तों? तो क्यूरी ताप का जो संबंध है वो आपको किससे देखने को, चुंबकीयता से देखने को मिलता है। ठीक है, किससे देखने को मिलता है दोस्तों? तो चुंबकीयता से देखने को मिलता है क्यूरी ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल की ओर आता हुआ दिखेगा। देखिए भी चाल की तरफ से चलता है समतल दर्पण पे, जो उसका जो प्रतिबिंब जो आता हुआ दिखेगा दोस्तों वो टू भी चाल से दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? तो चार्ल्स नियम को प्रकट करने वाला जो समीकरण है वो क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? T। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इसमें 6 × 10⁻25 परमाणु नहीं है। तो कौन है जिसमें इतना परमाणु नहीं है दोस्तों? तो ये अगर आप देखिएगा तो 6 ग्राम कार्बन में इतना परमाणु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एप्सम लवण इसका यौगिक है। तो एप्सम लवण किसका यौगिक है दोस्तों? तो ये जो है मैग्नीशियम का यौगिक है। किसका है? मैग्नीशियम का यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है दोस्तों वो MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कंप्यूटर में वायरस से संबंधित है। तो कंप्यूटर में जो वायरस है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो वो है आपका प्रोग्राम से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा। कह रहा है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है। तो मानव शरीर में जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर के गुजरती है तब कौन से प्रत्यावर्त प्रभावित होते हैं? ठीक है, तो कौन से प्रत्यावर्त प्रभावित होते हैं दोस्तों? तो वो होता है केवल तरंगधर और वेग प्रभावित होता है। ठीक है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में गुजरती है तो सिर्फ और सिर्फ तरंगधर और क्या होता है? वेग प्रभावित, वेग में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और अगर हम आवृत्ति की बात करें दोस्तों तो आवृत्ति में चेंजिंग नहीं होता, आवृत्ति समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है वायु का वेग संबंधित है। तो वायु का जो वेग है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो वो दाब प्रवणता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि पौधा में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो पौधा में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है दोस्तों? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा कि मैग्नीशियम सहायक होता है। देखिए इसके पहले भी जो क्वेश्चन दिया गया है वो कहीं ना कहीं साइंस का ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि यह 8 वर्ष का है, कार्य एक श्रृंखला पर उसका प्रदर्शन औसत 10 वर्ष के बच्चे के समान है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको करना क्या होता है कि बुद्धि लब्धि निकालने के लिए दोस्तों कि जिस बच्चे के समान है उसको ऊपर रखना है और जिस बच्चा का निकालना है उसको नीचे रखना है और टोटल 100 से क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिएगा कि 125% आपका बुद्धि लब्धि निकल करके आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बुद्धि लब्धि? 125। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग V1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग V2 से यात्रा करता है, तो उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? ठीक है, तो इसको ये जो तो दोस्तों एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से समझना है। जैसे सोचिए दोस्तों कि मान लीजिए कि A से लेकर के B तक ये क्या है? A से B तक जो है डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, A से B तक आपका डिस्टेंस दिया गया है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है हम मान लेते हैं कि टोटल दूरी क्या है? x है। ठीक है, और V1 यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्या है? V1 है और यहाँ से यहाँ तक V2 है। ठीक है, तो आपको कह रहा है जब हम टाइम निकालेंगे दोस्तों तो टाइम अगर हम देखें तो टाइम क्या हो जाएगा? कह रहा है कि प्रथम आधा भाग जो है V1 से कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस x है तो प्रथम आधा भाग x/2 जो बटा V1 होगा टाइम निकालने के लिए। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेगा तो आपका आ जाएगा x/2 V1। ठीक है, उसी तरीके से जो दूसरा t निकालेंगे वो ये तो इतना आ गया। उसी तरीके से जब हम दूसरा t निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? T2 निकालेंगे दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा? x/2 यानी दूसरे जो आधा भाग होगा उसके लिए क्या होगा? V2 होगा। तो यहाँ से अब जब सोल्व करिएगा तो x/ क्या हो जाएगा? 2V2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सोचिए जब औसत वेग निकालना है तो औसत वेग के लिए क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बटे टोटल टाइम टेकन होता है। तो इस प्रकार से जब आप सोल्व करेगा तो आप देखिएगा कि ऊपर में 2V1 V2 आ जाएगा और बटे में क्या होगा? V1 + V2 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन में आपका ये है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं कि क्या है? 2V1 V2 बटा में
V1 प्लस V2 आ रहा है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। कह रहा है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, जिसको हम रतौंधी कहते हैं, रतौंधी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग क्या होती है? समान होती है। तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड जो समान होती है दोस्तों, वो -40 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे होती है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट जो होती है वो क्या होती है? फ़ारेनहाइट पर के थर्मोमीटर की जो रीडिंग होती है वो क्या होती है? समान होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि धातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि क्योंकि इसमें शिथिलतः जो है बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। शिथिलतः बद्ध क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणें का प्रयोग जो है क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो एक्स किरणें की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दिखाए गए त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो ये जो आप आकृति देख रहे हैं दोस्तों, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो आप काउंट करिएगा तो आपका 24 त्रिभुज इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो वास्तविक तो बनेगा ही और साथ में उल्टा बनेगा, ठीक है। तो देखिए वास्तविक और उल्टा कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी। तो पृथ्वी से जब चंद्रमा पर ले जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे घड़ी सुस्त देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? सुस्त देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि वहाँ पे आवर्तकाल क्या होता है कि चंद्रमा पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। आवर्तकाल निकालने का फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g होता है, ठीक है। ये आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है। और आपको पता ही होगा कि चंद्रमा पर जो g का मान होता है वो पृथ्वी पर के g का मान का 1/6 हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक का काम करता है दोस्तों वो क्या होता है? भारी जल यानी कि D2O होता है। अभी हम डिस्कशन के माध्यम से पिछले क्वेश्चन में ही बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समुद्री शीतल पवन होती है। तो समुद्री शीतल पवन होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम दिन में समुद्र से भूमि की ओर चलती है उसको हम समुद्री शीतल, यानी कि अगर हम समुद्री समीर की अगर हम बात कर रहे हैं, समुद्री समीर की, तो समुद्री समीर जो होती है दोस्तों समुद्र से भूमि की ओर चलेगी, ठीक है। समुद्र से भूमि की ओर चलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? समुद्री समीर बोलेंगे, ठीक है। एक होता है क्या? लैंड ब्रिज होता है। तो लैंड ब्रिज में क्या होगा दोस्तों? लैंड आया है पहले, तो यहाँ पे भूमि से समुद्र की ओर चलने वाली हवा होगा, तो ये रात में चलता है जिसको हम लैंड ब्रिज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे समुद्री समीर पूछा है तो हो सकता है अगला बार लैंड ब्रिज आपसे पूछ दिया जाए। तो ध्यान रखना है लैंड ब्रिज, तो लैंड से शुरुआत हो रहा है, लैंड का मतलब होता है भूमि, तो भूमि से समुद्र की ओर जो चलेगा दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे? लैंड ब्रिज बोलेंगे। और ये जो हवा चलती है रात में चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि LMN 3 पूर्णांक का गुणनफल जो है -175 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए? ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करिएगा तो इसका आंसर आपको आएगा कौन? LM/N आएगा, ठीक है, जो कि क्या है? ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है। तो वातावरण में अगर आप देखिएगा तो जो सबसे ज़्यादा प्रचुर गैस है वो कौन है? तो नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो उपलब्धता है दोस्तों वो कितना है? 78% आपको नाइट्रोजन देखने को मिलता है, ठीक है। कितना प्रतिशत? तो 78% नाइट्रोजन देखने को मिलता है। वही अगर आपसे पूछे दूसरा नंबर पर, तो दूसरा नंबर पर ऑक्सीजन 21%, ठीक है। कार्बन की अगर बात करें दोस्तों 0.03% कार्बन देखने को मिलता है। आर्गन कितना होता है? तो 0.93%। ये बार बार हम इसलिए बताते हैं कि बार बार सुनते सुनते आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? क्लिंकर चूर्ण में जो जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य ये होता है दोस्तों कि
सेटिंग दर को त्वरित करना, यानी कि जो जमने का जो दर होता है दोस्तों उसको क्या करना, त्वरित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद देखने को मिलता है दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में देखने को मिलता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अव्यय क्या है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अव्यय अभी कुछ देर पहले ही हम लोग देखे थे कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अव्यय क्या है, मीथेन होता है। ठीक है, मीथेन की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये गंधहीन, रंगहीन और ज्वलनशील गैस होता है। ठीक है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाँ ये है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन है जो बर्ड फ्लू वायरस है जिसको हम एवियन फ्लू भी कहा जाता है। तो पिछले प्रैक्टिस सेट जो हम करवाए हैं दोस्तों इसमें ये सभी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो डिस्कशन के माध्यम से आपको करवा दिया गया है। तो H5N1 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये बर्ड फ्लू वायरस है जिसको हम एवियन फ्लू के नाम से भी जानते हैं। तो H5N1 किस में है देख लीजिए, H5N1 चाहिए हमें। तो H5N1 तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको दिख रहा है, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और H5N1 को पहली बार 1996 में यानी 1996 में चीन के गुआंगडोंग प्रांत में, ठीक है, एक हंस से अलग किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है। तो मोबाइल सिम कार्ड में जो सिम का अर्थ है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग क्या है। तो एस्बेस्टस के कारण जो होने वाला प्रमुख रोग है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, मेसोथेलिमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोथेलिमिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोथेलिमिया एक प्रकार का कैंसर है। ठीक है, क्या है ये, एक प्रकार का कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि कौन सा भारी पिंड सायंकाल या रात्रि में अवकाश में सबसे अधिक चमकता है। यानी कि सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए कि कौन सा जो है आकाश का पिंड है जो रात में सबसे ज़्यादा चमकता है। तो वो क्या है दोस्तों, शुक्र ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है पृथ्वी के सबसे निकट है और पृथ्वी के सबसे निकट है। और ये क्या है, सबसे निकट तो नहीं है लेकिन हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के वैसा सबसे निकट ग्रह है जिसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह देखने को मिलता है। इसे छुपे हुए ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, सांझ का तारा, भोर का तारा, इसको शुक्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंसुलिन उत्पादित होता है। तो इंसुलिन जो उत्पादित होता है दोस्तों वो पेनक्रियाज, अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो पैरों की हड्डियां हैं दोस्तों वो किस प्रकार का होता है। तो वो जो होता है फिबुला और टिबिया जो होता है वो पैरों की हड्डियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, तो ये था हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन आज का। और इस प्रकार से हम लोगों ने साइंस के अंतर्गत टोटल 4 और 5 यानी कि 2 पार्ट में हम लोग 9 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो साइंस के अंतर्गत पूछा गया था वो हम लोगों ने क्या किया है, कवर कर लिया है। अब जो थर्ड पार्ट आएगा दोस्तों और वो साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा वो अंतिम पार्ट होगा और उसमें टोटल 4 प्रैक्टिस सेट को आपको करवाया जाएगा। और उसके साथ साथ डिस्कशन भी आपको सुनना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पिछले अगर प्रैक्टिस सेट आप किए होंगे तो आपको ये बोलना नहीं पड़ेगा कि उसके साथ जो डिस्कशन किया गया था बहुत सारा क्वेश्चन वहीं से उठ करके इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम लोग 13 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाइएगा तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको अगले एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले। और आपसे ये भी आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कौन सा चैप्टर है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप अभी तक अगर आप देखेंगे तो आपको ये अनुमान तो लग गया होगा कि आयस्क से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, बीमारी से संबंधित कि कवक से होता है, जीवाणु से होता है, ये भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि बार बार पूछा जाता है। फिर ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि, ये सब
जो है ये स्रावित होने वाले चीज़ों से, ग्लैंड से क्वेश्चन बार बार बायोलॉजी से देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आप देखिएगा कि ग्रह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको दिमाग में लगेगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन क्या पढ़ना चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, आपके लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।